डायबिटीज में एक्सरसाइज करने से फायदा होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर आप अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं या अपने डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको कौन से टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों, आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स देने वाले हैं और एग्जैक्ट वो रूटीन बताने वाले हैं जिससे आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसका पता चलेगा। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले डायबिटीज को थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमें ये एक्सरसाइज को समझने में इजी हो जाए। तो डायबिटीज होती क्या है कि जब हम डाइट में कुछ खाना खाते हैं और खाने में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे बॉडी में जा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज पेट से ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड से सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली नहीं जा पाता क्योंकि वहां उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा, इंसुलिन भी ज्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और ये टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो अगर हमें डायबिटीज को मैनेज करना है, रिवर्स करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करना चाहते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है कि हम अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है। तो ग्लाइसेमिक लोड किसका है, कितना ज्यादा है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट हो गई ये ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट। फिर जो मेजर कंपोनेंट है हमारा फूड है, हमें जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जिससे आपको लो ग्लाइसेमिक डाइट पर जाने में मदद मिल जाएगी, जिससे आप अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम कर सकते हैं। तो पहला काम लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट पर जाना और सेकंड स्टेप हमारा है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हमें एक्सरसाइज हेल्प करती है। और वो कैसे हेल्प करती है? अगर हमारा मसल मास ज्यादा है, बॉडी में मसल परसेंटेज ज्यादा है, तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो हमारे मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करे। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होंगी जो हमारे मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करेगी? तो इस चीज पर हम आते हैं, डायबिटीज की जो एक्सरसाइज है वो इसी से कनेक्टेड है, इसके बारे में देखते हैं। आपको एक सिंपल सा इमेजिनेशन कीजिए, यहाँ पर विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई आदमी मैराथन दौड़ता है, हाफ मैराथन रनर है, तो उसका बॉडी शेप कैसा होगा? वो दिखने में दुबला पतला होगा, राइट? 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दौड़ता है और एकदम दुबला पतला उसका बॉडी हो जाता है, तो मसल मास ज्यादा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो भी 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी मसल कितनी बड़ी हुई होती है, मस्कुलर होती है बॉडी उनकी। तो आपको समझ में आ रहा है ना, 2 टाइप की एक्टिविटीज है। एक एक्टिविटी करने से बॉडी एकदम लीन और थिन हो जाती है, मसल मास कम रहता है, और दूसरे वाले में मसल मास बढ़ जाता है। तो ऐसे ही 2 टाइप की एक्सरसाइजेस होती है। एक एक्सरसाइज होती है एरोबिक एक्टिविटीज, जहां हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और दूसरी होती है एनएरोबिक एक्टिविटी जहां ऑक्सीजन नहीं होती। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, एरोबिक एक्टिविटीज ये होती है, तो मसल ज्यादा एक्सपांड होती है, और जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रही है वहां पर मसल ज्यादा एक्सपांड नहीं होती। तो जो मैराथन वाली जो रनिंग है वो एरोबिक एक्टिविटी है, आपको ऑक्सीजन आसानी से मिलती रहती है, धीरे धीरे आदमी दौड़ता रहता है, तो ऑक्सीजन खूब मिल रही है उसको, तो इसलिए आपका मसल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। और जो ये 100 मीटर जो रेस है वो एरोबिक एक्टिविटी हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती मसल को, इसलिए मसल एक्सपांड हो जाती है। और जो 100 मीटर का जो रनर है उसकी जो अगर आप मसल देखेंगे तो मसल काफी बड़ी होती है। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो एन एरोबिक एक्टिविटीज की लिस्ट में या श्रेणी में आती हो। तो एरोबिक एक्टिविटी क्या हो गया? एरोबिक एक्टिविटी हो गई जैसे हम धीरे धीरे वॉकिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो डायबिटिक पेशेंट है वो खाली वॉक करते हैं। मैंने 10 मिनट वॉक की, 15 मिनट वॉक की या 1 घंटा, आधा घंटा वॉक किया, ऐसा वो बताते हैं। तो 1 घंटा वॉक तो कर दिया, लेकिन उससे मसल डेवलपमेंट तो नहीं हुई, और बिना मसल डेवलपमेंट के इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। तो जो पैदल चलने वाली एक्सरसाइज है या थोड़ा फास्ट हल्का सा हम पैदल चलने से अगर इस तरीके की मूवमेंट ज्यादा हुई तो उसमें बहुत ज्यादा डायबिटीज में फायदा होने वाला है। तो अगर हमें डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए यूज करना है तो सबसे बढ़िया एक्टिविटी होगी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। दोस्तों, HIIT वर्ड अगर आप इंटरनेट पर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप की एक्टिविटी किस टाइप की होती है। जैसे कि HIIT का मैं अगर एक आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे आप बर्पीज कर रहे हो,
तो जब बर्पीज करते हैं, आप जंप करते हैं, नीचे पुशअप लगाते हैं, फिर वापस जंप करते हैं, तो ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है। और इसको जब आप करेंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर में सांसें फूलने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये क्या हो गई? एनएरोबिक एक्टिविटी, इसमें सांसें फूल रही है। एक्सरसाइज करने में हमें जोर पड़ रहा है थोड़ी देर में, तो ये जो एरोबिक एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। जो एरोबिक एक्टिविटी है जहां ऑक्सीजन कम है डायबिटीज रिवर्सल में, इसका सबसे ज्यादा फायदा एनारोबिक एक्टिविटीज में आप ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि वॉकिंग से 100 मीटर की रनिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अब जब डायबिटिक पेशेंट, क्या होता है कि कई बार ओल्ड एज भी होते हैं और वो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? अगर आप 100 मीटर की रेस में हम नहीं दौड़ पाते तो हल्का हल्का पैदल चल पाते हैं, तो हम क्या करें? हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? उनका सवाल ये रहता है। तो उनके लिए ऐसी रनिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ी एक्टिविटी है वो है वेट लिफ्टिंग, मसल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो बेस्ट यही चीज है। और एक एक्सरसाइज जो बहुत ही हेल्पफुल होती है वो है वेट लिफ्टिंग मसल बिल्डिंग एक्टिविटी। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डंबल लिया और आप अपने आर्म्स की जो मसल है उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब आप आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे इसमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड डेवलप होने लगता है। जब लैक्टिक एसिड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर पेन होता है। और लैक्टिक एसिड कब डेवलप होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब आप डंबल वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो आर्म्स है, इन आर्म्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये एक्सपैंड होना चाहती है। तो आर्म्स की अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एनारोबिक एक्टिविटी हुई। तो अगर हमें मसल को डेवलप करना है तो उन मसल को एनारोबिक स्टेट में ले जाना है। और दोस्तों, अगर सवाल यहाँ पर यह है कि कौन कौन सी बड़ी मसल्स हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि बड़ी मसल्स की एक्टिविटी करेंगे तो जल्दी फायदा हमें दिखाई देगा। तो सबसे बड़ी मसल्स होती है हमारी बॉडी में थाइस की मसल, लंबी लंबी थाइस की मसल्स होती है। ऐसे में हमारे चेस्ट की जो मसल्स है वो भी सबसे बड़ी मसल्स होती है। हमारी बैक वाली, लोअर बैक वाली मसल्स है वो भी बड़ी मसल्स होती है। और यही बड़ी बड़ी मसल्स की अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो इनका एक्सपेंशन ज्यादा होगा और इसके लिए एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों, एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एक्टिविटी टाइम है, जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो, और रेस्ट टाइम है वो इक्वल होना चाहिए, या रेस्टिंग टाइम उस एक्टिविटी टाइम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 सेकंड डंबल उठाते हो तो आपका रेस्टिंग पीरियड भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे आप रेस्टिंग टाइम को कम करते जा सकते हो। जैसे 30 सेकंड आपने डंबल उठाया, फिर वापस 25 सेकंड आपका रेस्टिंग टाइम हो गया, जो कि 1-2 हफ्ते के बाद आप उसको कम करना शुरू कर सकते हैं। फिर वापस 1-2 हफ्ते के बाद और उसको कम कर सकते हैं। और इस तरीके से आपकी मसल डेवलप जो है वो होने लगेगी, आपका स्टेमिना डेवलप होने लगेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में, और जो एक्टिविटीज हमने आपको दिखाई इसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए और अपनी हेल्थ के बारे में समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।